Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mama. I am back with the another video. In this video, we are going to start another chapter of BNS, that is chapter number 3. It's been a very long time since I haven't posted any videos because I was busy somewhere, that's why. But now, today we are just going to start with the continuity of BNS, that is chapter number 3, General Exceptions. जैसे हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है वैसे ही हर एक एक्ट का जो एक ऑफेंस है उसका एक जनरल एक्सेप्शन भी होता है। सेक्शन नंबर 14 क्या कहता है? एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। कई बार कोई एक इंसान है जो कोई एक्ट करता है, उसको गुड फेथ में ये लगता है कि शायद मैं बाउंड हूं ये काम करने के लिए, शायद मेरे को ये काम करना चाहिए। उस दौरान अगर कोई एक्ट हो जाता है या कोई ऑफेंस हो जाता है तो वो पर्सन उस चीज के लिए लायबल नहीं होता अगर उसने गुड फेथ में किया हो। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा फर्स्ट वीडियो में भी टॉक्ड अबाउट द गुड फेथ, गुड फेथ क्या होता है, क्या उसके एलिमेंट्स होते हैं गुड फेथ के। बट नाउ सेक्शन 14 जो है वो जनरल एक्सेप्शंस की बात करता है, जिसमें वो ये कहता है कि जब कोई पर्सन कोई दिल लगाकर काम करता है, एक अच्छे भाव से काम करता है, एक अच्छे मोटिव से काम करता है, उस दौरान जो उसका काम नहीं है, मतलब एक पर्सन है, उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती, स्टिल उसने गुड फेथ में ये बिलीव कर लिया कि मेरी ड्यूटी है टुवर्ड दिस पर्सन और टुवर्ड दिस ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वो कोई काम करता है गुड फेथ में तो वहां कोई भी गिल्टीनेस या कोई भी वहां ऑफेंस नहीं माना जाता। लेट्स से एक सोल्जर है, एक सोल्जर है, उसने अपने सुपीरियर के ऑर्डर पे कोई काम किया। उसमें उन्होंने बोला, उसके सुपीरियर ए जो है उसका सुपीरियर ने कहा कि तुम फ्री हैंड हो, तुम फायरिंग कर सकते हो उन लोगों पे जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब ये मॉब के साथ बहुत ज्यादा उन्होंने फायर करना शुरू करा, मतलब मॉब पे फायर करना शुरू किया, तो उसमें जो लोकल रेजिडेंट है, आम लोग जो है, वो दो लोग आम लोग जो थे वहां पे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्या वो ए जो सोल्जर है, क्या वो उस पर्सन, दो पर्सन जिनकी डेथ हुई है, क्या वो उनके लायबल होगा? आंसर इज नो। जब भी कोई पर्सन कोई एक्ट किसी के कहने पे करता है, गुड फेथ में करता है, या वो ये बिलीव करता है कि ये मेरा काम है, अंडर द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो काम करता है, तो वहां कोई भी ऑफेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक होते हैं कहीं पे, ठीक है, तो आर्मी जो होती है वो फायरिंग करती है टेररिस्ट को पकड़ने के लिए, एनकाउंटर्स होते हैं। सो ड्यूरिंग दैट एनकाउंटर अगर कोई एक लोकल रेजिडेंट की डेथ हो जाती है तो वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका इंटेंशन उनको मारना नहीं था बल्कि टेररिस्ट को पकड़ना था। तो उस दौरान एनकाउंटर में यहाँ वहां अगर कहीं लग जाता है किसी को तो वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। देन वी हैव सेक्शन नंबर 15 जो बात करता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। जज है, किसी कोर्ट में जज है, जज का काम क्या है? जजमेंट देना, किसी को डेथ सेंटेंस देना अकॉर्डिंग टू देयर केस। ठीक है, कईयों को इम्प्रिजनमेंट हो जाता है, तो क्या हम जज को लायबल ठहरा सकते हैं उसने डेथ पेनल्टी दी है? आंसर इज नो, क्योंकि जज का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना, लोगों को जस्टिस देना। अब जैसा पर्सन ने एक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी मिलेगी। निर्भया केस हुआ था, या फिर आरजीकर हॉस्पिटल केस हुआ था, तो ये वो केसेस है जिसमें एक्ट बहुत ही ज्यादा हीनियस नेचर के थे, जिसमें जो जज बैठे थे सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने भी प्रॉपरली केस को एनालाइज किया, फिर उन्होंने डेथ पेनल्टी दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया, वट एवर द केस। तो उस केस में आप जज को लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं जुडिशियली। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन 16 कहता है एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो जिस तरीके से जज एक्ट करता है उसी तरीके से सेक्शन नंबर 16 कहता है कोर्ट में अगर किसी भी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है टू परफॉर्म अ ड्यूटी, तो आप रोक नहीं सकते हो उसको ना करने से। ठीक है, तो उसको करना है, वो जो कोर्ट ने उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, दैट पर्सन हैज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, क्योंकि वो कोर्ट का ऑर्डर है, और वो जो वो कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन।
जो उसको दी गई है। Then we have section 17, act done by a person justified mistake of fact believing himself वही बात हो गई कि एक पर्सन है, उसको ये लग रहा है गुड फेथ में कि ये मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, आई हैव टू परफॉर्म दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इन दैट केस अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है हम उसको लायबल नहीं ठहराएंगे। क्यों? क्योंकि पहला यहाँ क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। हमने क्या पढ़ा था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। अगर यहाँ मिस्टेक ऑफ लॉ होता तो वो एक्सक्यूज नहीं था। देन वी हैव अगर उसने, अच्छा यहाँ लिखा भी हुआ है कि बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट होना चाहिए, नॉट द मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया अंडर द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मगर वो भी उसने किस फेथ में किया, गुड फेथ में किया, बिलीविंग हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ, वो खुद उसी परसेप्शन में था कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, आई हैव टू परफॉर्म, कोई एविल इंटेंशन नहीं था, कोई मलाइस नहीं था, कुछ नहीं था, तो उस केस में वो पर्सन लायबल नहीं होगा। इलस्ट्रेशन देख लो, A sees Z commit what appears to A to be a murder. A ने देखा कि Z ने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, A जब कोर्ट में गया तो A in the exercise of the best of judgment exerted in good faith the power which law gives all person apprehending Z को सीज कर लिया। In order to bring Z before authority A committed no offense. देखो होता क्या है, A ने देखा कि जेड किसी का मर्डर कर रहा है। ठीक है, देखने में और रियलिटी में बहुत फर्क है। ए ने देखा कि जेड ने किसी का मर्डर कर दिया, ए ने यही बात पुलिस अथॉरिटी को बताई, जेड को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, ये बात थी, बट रियलिटी क्या थी कि जेड जो था वो उस टाइम पे प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था। एंड वी नो कि इन बीएनएस सेल्फ डिफेंस या फिर जो हम कहते हैं कि प्राइवेट डिफेंस हम लोग कर रहे हैं, ये कंप्लीटली एक्सेप्टेबल होता है और उसके अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्ट डन बाय पर्सन जस्टिफाइड, उसको ये लगता है कि शायद ऐसा हो गया तो गुड फेथ में किया। देन वी हैव सेक्शन 18 जो बात करता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कोई आप ऐसा एक्ट कर रहे थे जो बिल्कुल लॉफुल है, सही है, कोई गलत नहीं है, ड्यूरिंग दैट एक्ट कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, कोई ऐसा कुछ ऑफेंस हो जाता है, ठीक है, जो बाय एक्सीडेंट हो जाए या बाय मिसफॉर्च्यून हो जाए, जिसमें आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था या आपको कोई क्रिमिनल नॉलेज नहीं थी, तो उस केस में आप लायबल नहीं होगे। जैसे ए इज एट वर्क विद अ हैचेट, हेड फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन। अरुण है, अरुण जो है वो क्या कर रहा था, हैचेट से काम कर रहा था, कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, उसके सर पे मक्खी थी, वो उस मक्खी को हटा रहा था। गलती से क्या हुआ, जो वो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से गिर गई और वो किसी और को लग गई, तो क्या वो ऑफेंस माना जाएगा? आंसर इज नो। ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 19 जो बात करता है एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। जब हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जिससे हार्म तो होता है बट वो एक बड़े हार्म को रोकने के लिए हम एक छोटा हार्म करते हैं। एक केस है जो बहुत ज्यादा मशहूर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जिसमें एक बस ड्राइवर है, वो बस चला रहा है। बस जब वो चलाता है तो वो ऑन द रोड वो ये देखता है कि लेफ्ट साइड जो है वो एक स्कूल की बस खड़ी है, राइट साइड जो है एक काऊ खड़ी है। उसका बस का जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। अब वो क्या करता है, अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो लेफ्ट जाएगा तो 20-30 बच्चों से भरी हुई बस है, उसको टक्कर मार देगा तो सबकी जानें चली जाएगी, या दूसरी साइड एक काऊ है जो वहां पे बैठी, फिर उसको मारेंगे तो बड़े हार्म को रोकने के लिए अगर कोई छोटा हार्म हम करते हैं, ऑफ कोर्स वहां क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नॉलेज नहीं होनी चाहिए, कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए। बड़े हार्म को रोकने के लिए जब हम रिस्क लेके छोटा काम करते हैं, हार्म करते हैं, तो वहां आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती और वो कोई ऑफेंस नहीं होता। ठीक है, देन वी हैव, ओके इलस्ट्रेशन देखो, ए इन अ ग्रेट फायर पुल्स डाउन हाउस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कि वो आगे जो है बढ़े ना आग। फॉर एग्जाम्पल 10 बस्तियों में आग लगी है, अब वो पर्सन क्या करता है कि 3 बस्तियों में आग लग गई, चौथी बस्ती को वो तोड़ देता है। ठीक है, तो क्या उस पर्सन को लायबल ठहराया जाएगा? आंसर इज नो।
तो जब हम कोई ऐसा एक्ट करते हैं जो सही इंटेंशन से कर रहे हो, किसी की हेल्प के लिए हम कर रहे हो, तो आप लायबल नहीं होगे, इवन दो अगर आपने कोई भी ऐसा गलत एक्ट या हार्म किया है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, 7 साल से नीचे नीचे वाला बच्चा कोई भी एक्ट करता है वो लायबल नहीं माना जाता। वाई? बिकॉज ओके, सो 7 साल का बच्चा या उससे कम का बच्चा कोई भी ऐसा एक्ट करता है वो ऑफेंस नहीं माना जाता, क्योंकि अभी उनकी इतनी मैच्योर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो जान पाए कि दिस एक्ट इज हार्मफुल और नॉट, राइट। देन वी हैव सेक्शन 21 जो बात करता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबाउट 7 to 12 years ऑफ एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। 7 साल से 12 साल तक के बच्चों का हम ये देखते हैं कि इन्होंने अभी सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, ठीक है। तो उस केस में अगर कोई ऐसा एक्ट है जो वो करते हैं एंड द चिल्ड्रन ऑफ 7 to 12 years ऑफ एज, दे डोंट नो द नेचर ऑफ द एक्ट विच दे आर डूइंग, ठीक है, उनको लगता है खेल है और वो कर देते हैं, तो उस केस में वो लायबल नहीं होंगे। हाँ, उनके गार्जियन हो सकते हैं बट वो लायबल नहीं होंगे। एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जनरली क्या होता है कि एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है, वो पर्सन को कुछ नहीं पता होता कि क्या सही है क्या गलत है, राइट, तो उसको हम लायबल नहीं ठहरा सकते। इसी में ही एक एक्सेप्शन आता है जो प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। अभी हम जनरल एक्सेप्शन में ये पढ़ रहे हैं अंडर सेक्शन 22 कि अगर कोई पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है या वो इंसेन है या उसको नहीं पता कि नेचर ऑफ एक्ट क्या है, तो उस केस में बात तो सही है कि वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि वो इंसेन है, वो लायबल नहीं होगा, वो मेडिकली पागल है, वो लायबल नहीं होगा। बट क्या हम प्राइवेट डिफेंस यूज कर सकते हैं अगेंस्ट द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड? आंसर इज यस। बीएनएस ये कहता है कि अगर कोई पागल इंसान है और अगर वो आप पे अटैक कर रहा है, यू हैव कंप्लीट फ्रीडम टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसको हम सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है। देन वी हैव सेक्शन 23 जो बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल। कोई एक पर्सन है, उसको जबरदस्ती इनवॉलेंट्री तरीके से शराब पिला दी, अल्कोहल पिला दिया, वो कॉन्शियसनेस में खत्म हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया। ड्यूरिंग दैट अनकॉन्शियस उसने क्या करा, किसी को मर्डर कर दिया, मार दिया, तो क्या वो पर्सन लायबल होगा? आंसर इज नो। हाउ? अगर किसी पर्सन ने विलिंगनेस के साथ वॉलेंटरली तरीके से इंटॉक्सिकेट किया है या शराब पी है, तो वो लायबल होगा, क्योंकि उसकी खुद की विल थी वो करना। बट समटाइम्स अगर किसी पर्सन को जबरदस्ती विदाउट द नॉलेज कि उसमें अल्कोहल है उसको दिया जाए, तो क्या वो लायबल होगा? आंसर इज नो। सेक्शन 24 भी यही कहता है कि ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट एंड नॉलेज, आपको जब भी आप कोई एक्ट कर रहे हो वहां इंटेंशन होना बहुत जरूरी है, वहां नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरे एक्ट में मुझे पता है कि ये एक्ट गलत है, मुझे नॉलेज भी है और मेरा इंटेंशन भी है कि गलत एक्ट है ये, प्लस मुझे पता है कि व्हाट आर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस एक्ट, मुझे ये भी पता है, स्टिल मैंने कर दिया, आई एम लायबल टू द पनिशमेंट। बट अगर मुझे नहीं पता, मेरा गुड फेथ है, मैं गुड फेथ में काम कर रही हूँ, कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई इंटॉक्सिकेशन वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन नहीं है, तो उस केस में मैं लायबल नहीं होंगी। देन वी हैव एक्ट नॉट इंटेंडेड एंड नॉट नोन लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिसमें आपको डेथ कॉज करने का कोई मतलब नहीं था, कोई इंटेंशन आपका नहीं था, कोई ग्रीवियस हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, स्टिल कोई ऐसा एक्ट हो जाता है जिससे क्या हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है, ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, उस केस में आप लायबल नहीं होंगे। इलस्ट्रेशन देखो, ए एंड जेड अग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। ये जो अग्रीमेंट था ये दोनों के बीच में था, उनके कंसेंट से था। इवन दो अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या वो एक दूसरे को ठहरा सकते हैं लायबल? आंसर इज नो। देन वी हैव सेक्शन 26 जो बात कर रहा है एक्ट डन, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज डेथ, ये जो हमने पढ़ लिया, इसमें यही बोला इन्होंने कि कोई पर्सन है, जब वो कोई एक्ट कर रहा है वो गुड फेथ में करता है। अगर मेरा कोई गुड फेथ में एक्ट है
तो ना उसमें एविल इंटेंशन होगा, ना उसमें बैड इंटेंशन होगा, ना उसमें किसी तरीके की बैड नॉलेज होगी, ठीक है। डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर सर्जरी करते हैं, उनका कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं होते पेशेंट के साथ, मगर जो डॉक्टर होते हैं वाइल डूइंग ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करते हैं, समटाइम्स पर्सन की डेथ हो जाती है जो पेशेंट है, तो क्या हम डॉक्टर को लायबल ठहराएंगे? नहीं जी, इसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दिया, उन्होंने ये किया वो किया। आंसर इज नो। डॉक्टर्स जो होते दे आर नॉट गॉड। डॉक्टर्स भी एक ह्यूमन बीइंग है जो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं उस पेशेंट को बचाने के लिए, ठीक है। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है जिस वजह से दे कांट कीप दैट पेशेंट अलाइव, तो उस केस में आप डॉक्टर को गलत नहीं ठहरा सकते। एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ चाइल्ड ऑफ अनसाउंड माइंड, तो उस केस में लायबल नहीं होंगे। देन वी हैव कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर एंड मिसकंसेप्शन। सेक्शन 28 कहता है आपने कोई कंसेंट दिया, विलिंगनेस दी, ठीक है, जब तक आपने वो कंसेंट दिया, विलिंगनेस दी खुद के वॉलंटरली तरीके से अपनी मर्जी से, तब तक तो ठीक है। बट कई बार आपसे कंसेंट लिया जाता है अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, तो वो गलत है, उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए जो है उसने बी को बोला कि तुम ये करके आओ काम, तुमने इस पर्सन को मारना है, अगर तुमने नहीं किया मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। सो व्हाट इज दिस? फियर और मिसकंसेप्शन के अंडर, फियर में या डर में किसी भी तरीके से वो क्या करता है, कंसेंट दे दे तो वो मार के आ जाता है, तो क्या पर्सन लायबल होगा? आंसर इज नो। अबेटमेंट जो आपने सुना है वो भी इसी में ही आता है, ठीक है। देन वी हैव एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। कई बार क्या होता है, आप देखते हो सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लोग फटाफट उसको जो है हॉस्पिटल भेज देते हैं, तो वो तो एक हेल्प कर रहे हैं गुड फेथ में, रास्ते में उस पर्सन की डेथ हो जाती है, सो विल दोस पर्सन बी लायबल टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन? आंसर इज नो, ठीक है। देन वी हैव कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर आपने कोई कम्युनिकेशन किया, गुड फेथ में किया, तो अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता तो आप लायबल नहीं होगे। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, वही बात है, अगर आप कोई भी एक्ट कर रहे हो वॉलंटरली, मतलब खुद की मर्जी से कर रहे हो, आप पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं डाला जा रहा, किसी भी तरीके का आपको फियर नहीं दिया जा रहा, कोई कोरोजन या अंडू इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा आप पे, और आपने कोई ऐसा एक्ट किया, तो आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते, या आप अपने आप को किसी को नहीं बोल सकते कि आप गलत हो, क्योंकि आपने अपना कंसेंट दिया, आपने अपनी मर्जी से काम किया। सेम अगर आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे होते जो फियर के थ्रू था या जिसमें कोरोजन था, कुछ था, तो उस केस में क्या हो जाएगा? जनरल एक्सेप्शन आपको मिल जाएगा। थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, ओके सॉरी, तो ये तो आपका जो है प्राइवेट डिफेंस का है, ये इतना ही करेंगे अभी हम। कोई भी ऐसा एक्ट है जो स्लाइट हार्म करता है, उसके लिए आप लायबल नहीं होंगे। सो जनरल एक्सेप्शंस यहाँ तक ही था। जो जनरल एक्सेप्शन है वो ये कहता है कोई भी ऐसा एक्ट है जो आपने किया, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा एक्ट है जो मैंने किया, वो एक्ट जो है गलत है, या फिर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या उसमें कोई डैमेज हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैं उसके लिए लायबल होंगी। बट कुछ जनरल एक्सेप्शंस है जहां पर्सन है उसने अपना कंसेंट दिया टू टेक दैट हार्म, किसी को मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, किसी को मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, कोई दूसरा मिस्टेक हो गया, सो उस केस में क्या हो जाए, पर्सन लायबल नहीं होता। सो जनरल एक्सेप्शन ये कहता है कि कब कब पर्सन लायबल नहीं होगा। ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, ऑर्डिनरी लाइफ में, ऑर्डिनरी टाइम में तो पर्सन लायबल होता है उसके एक्ट की वजह से। बट जनरल एक्सेप्शन ये कहता है कि कई ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर्सन एक्ट तो कर रहा है मगर वो लायबल नहीं होता पनिशमेंट के लिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो पागल है, माइनर है, 7 साल का बच्चा है, या गुड फेथ में उसने काम किया, या उसने कंसेंट ली हुई थी, या किसी फ्रॉड में या फियर में वो कोई एक्ट कर रहा है, वो लायबल नहीं होगा। सो ये जनरल एक्सेप्शन कहता है, राइट। सो होप आपको ये समझ आ गया होगा। जो प्राइवेट डिफेंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब दे दूंगी।
and subscribe to my channel, like and share with your friends. Thank you and have a nice day.